अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सामा और आप देख रहे हैं पाक एग्रीन। एग्रीकल्चर की 4 साल डिग्री में 2 साल पढ़ने के बाद आपको यानी कि 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आपको एक ना एक मेजर सिलेक्ट करना होता है। उस मेजर में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 8 मेजर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4 सेमेस्टर करने के बाद एक मेजर सिलेक्ट करते हैं। मेजर सिलेक्शन के वक्त बच्चों को नहीं पता होता कि हमने कौन सा मेजर रखना है। कुछ का इंटरेस्ट होता है पहले से ही, लेकिन कुछ को नहीं पता होता कि हम आखिरी दिन वो जब सिलेक्ट कर रहा होता है उसे नहीं पता होता कि मैं कौन से मेजर में जा रहा हूँ, उस मेजर का स्कोप कितना है, उस मेजर में जाके मैं कौन सा बिज़नेस कर सकता हूँ, कौन सी जॉब्स कर सकता हूँ, आगे भी और भी बहुत कुछ कि मैं उस डिग्री करने के बाद क्या करूँगा। इन सवालात को लेकर हमने सोचा कि हम हर डिपार्टमेंट के एक टीचर के पास जाएंगे, उनसे जाके सवाल करेंगे कि उस डिपार्टमेंट में अगर बच्चा आ जाता है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट में आके, और उधर जाके अगर वो डिग्री कर लेता है उसके बाद उसका स्कोप क्या है डिग्री का, कि वो कौन कौन से काम कर सकता है, कौन सी जॉब्स कर सकता है, अगर वो अपना बिज़नेस करना चाहे तो कौन सा बिज़नेस कर सकता है उस मेजर के हिसाब से, क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा होता है। तो आज हमने सोचा कि हम डॉक्टर बिनियामीन साहब एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के वो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हम उनसे जाके पूछेंगे एंटोमोलॉजी का क्या स्कोप है, उसमें रह के बच्चे कौन कौन सी काम सीखते हैं, और अगर वो डिग्री कर लेते हैं उसमें तो वो कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। अब इस वक्त हम मौजूद हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में। डॉक्टर बिनियामीन साहब हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल सर, अब हम बताएं अपने बारे में, अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में कि आपने कहाँ से अपनी डिग्री स्टार्ट की और अभी इस जगह पे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जो है वो डॉक्टर मोहम्मद बिनियामीन है और मैं इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर तहसील मिंचनाबाद के एक गांव से है जो इंडियन बॉर्डर के करीब है, और मैंने इब्तदाई तालीम तो अपने गांव से ही हासिल की। फिर एक साथ वाले गांव से तकरीबन को 3 किलोमीटर के फासले पे वहाँ से मिडिल किया। फिर बहावलनगर से मैंने जो है मैट्रिक और एफएससी की, और उसके बाद ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दाखिला लिया। तो वहाँ पे बैचलर करने के बाद मैं एमफिल कर रहा था कि जब मुझे एचईसी का स्कॉलरशिप मिला, और मैं स्वीडन से मैंने एमफिल और पीएचडी दोनों डिग्रियाँ जो हैं वो हासिल की हैं। 2013 से मैं वापस आके बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहा हूँ, पहले एज असिस्टेंट प्रोफेसर और अब एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर। तो ये एक सफ़र है एजुकेशन का, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान है कि स्पेशली वो एरिया के जहाँ पे लोग मैट्रिक पास भी आपको ना मिलें, तो वहाँ से लोग उठें और अगर पीएचडी कर लें तो ये अल्लाह ताला का वो ख़ास मौजज़ा ही है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का ही करम है कि जिसकी वजह से मैं इस मंजिल पे पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, और इसमें यकीनन वालिदैन की और रिश्तेदारों की, दोस्तों की, इलाके वालों की दुआएं भी शामिल हैं। तो ये तो मेरा तालीम का सफ़र है। मैंने बाद में फुल ब्राइट फेलोशिप विन की और अमेरिका से पोस्ट डॉक्टरेट भी की 2018-19 में, और अब मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। सर, हमारा जो टॉपिक था आज का वो था मेजर सिलेक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मैं जब मिलते हैं ना तो वो कहते हैं कि हम कौन सा मेजर रखें, क्योंकि अब 8 मेजर हैं यहाँ पे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि वो कौन सा मेजर रखें। उनका पहला सवाल यही होता है। सर, इसके बारे में रहनुमाई कर दें कि उन्हें इस तरह का सवाल करना भी चाहिए या उन्हें खुद से सोचना चाहिए। सर देखें बेटा, मेजर सिलेक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, और ये यकीनन जब बच्चा पहले सेमेस्टर में आके उसे होना होती है कि आगे 4 सेमेस्टर के बाद उसने मेजर सिलेक्शन करनी है, और मेजर सिलेक्शन की जो बुनियाद है वो उसकी सीजीपीए होगी जो उसने पहले 4 सेमेस्टर में अर्न की होगी। तो वो इसी चीज़ में डिस्कशन में लग जाता है और वो पूछने लग जाता है कि कौन सा मेजर बेहतर है, कौन सा जो है वो कम बेहतर है, या क्या इसकी ग्रेडिंग है। तो यकीनन वैसे तो तमाम एग्रीकल्चर के जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। यहाँ पे तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में हमारे पास 8 मेजर सब्जेक्ट हैं, लेकिन फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे तकरीबन 15 के करीब मेजर सब्जेक्ट हैं। तो वहाँ पे शायद बच्चों को इससे भी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है इसके सिलेक्शन करने में। तो अलबत्ता इसका सारा दारोमदार तो मेनली आपकी सीजीपीए पे होता है। क्या आपको चॉइस भी मिलती है कि नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से मेजर चूज़ भी कर सकते हैं या नहीं। तो ये पहली बात तो ये है कि इसके लिए अच्छी सीजीपीए होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें।
तो लिहाजा स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है, जो न्यू कमर्स भी आएँ उनके लिए को फौरी ये मैसेज डिलीवर होना चाहिए कि वो अपनी CGPA को अच्छा मेंटेन करें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकें। जब उनके पास ऑप्शन होगा चूज़ करने का, तो फिर उसको कैसे चूज़ करना चाहिए या किस मेजर में जाना चाहिए। तो इसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि साइंटिफिक वे पे स्टूडेंट को जो है ना वो सिलेक्शन करनी चाहिए। और साइंटिफिक वे ये है कि आप 3-4 पैरामीटर बना लें मेजर सिलेक्शन के हवाले से। मसलन कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनका स्कोप्स क्या हैं, आप उनकी ग्रेडिंग क्या करते हैं। कि मसलन अगर आप हर एक के 10 नंबर रख लेते हैं कि जी आपके इंटरेस्ट के 10 नंबर हैं और आपके स्कोप के 10 नंबर हैं, फिर फैकल्टी कैसी है, ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपको उस्ताद कहाँ किस डिपार्टमेंट में कैसे मिलते हैं, उसके आप 10 नंबर रख लेते हैं। फिर आपका जो हल्का 11 है उसको भी बाद लोग मद्देनज़र रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बाद वक़्त आपका माइंड होता है कि जी कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, कौन सा मुश्किल लगता है। बाद वक़्त कुदरत ने शायद आपका रिज़्क़ या आपके मामलात उसमें बेहतर रखे हों जो आपके लिए मुश्किल लगता है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब आप इन 4-5 चीज़ों को 10-10 नंबर देकर उसमें से फिर आप दें हर सब्जेक्ट को कि किस सब्जेक्ट को आप कितने नंबर देते हैं, यानी आपकी चॉइस के पूछा जाए तो आपकी ज़ाती तौर पर जो चॉइस है उसमें प्रेफरेंस क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मेरी प्रेफरेंस एग्रानोमी है, तो आप एग्रानोमी को 10 नंबर दे दें। सेकंड नंबर पे आप सॉइल साइंस को रखते हैं या एंटोमोलॉजी को रखते हैं या फूड साइंस को रखते हैं या कोई सब्जेक्ट रखते हैं, तो उसको आप 8 नंबर दे दें, 9 नंबर दे दें। इस तरह आप ग्रेडिंग कर लें। इसी तरह स्कोप के हवाले से आपको नहीं आइडिया तो आप सीनियर से डिस्कस कर लें, टीचर से डिस्कस कर लें किस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, और उसके बाद आप उनकी भी ग्रेडिंग कर लें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो ये जब 4-5 फैक्टर की आप ग्रेडिंग करके कम्युलेटिव फैक्टर निकालें, तो जिसमें मार्क्स ज़्यादा बनते हों, यानी जहाँ पे आपकी चॉइस मिलाकर, स्कोप मिलाकर, सब्जेक्ट की फैकल्टी और उसका रिप्यूट और ये सारी चीज़ें मिलाकर जहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स यानी कि जहाँ आप खुद देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उस मेजर में जाना चाहिए। ये एक साइंटिफिक तरीका है मेजर सिलेक्शन का। तो बाकी ये होता है कि बहुत सारे मामले और भी होते हैं कि मेजर सिलेक्शन में हमने ये देखा है कि बच्चे नॉर्मल ट्रेंड ये होता है कि जो ग्रुप बना हुआ है क्लास के अंदर पहले 4 सेमेस्टर में, तो वो एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि वो सारे एक ही सब्जेक्ट में चले जाएं। अलबत्ता जा वही सकते हैं कि जो चूज़ वही कर सकते हैं कि जो जिनके पास इख्तियार है, यानी जिनकी CGPA जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी CGPA कमज़ोर है, वो आपका 3 या इससे कम है, तो फिर उस सूरत में आपके पास कोई चॉइस कोई नहीं है। हो सकता है कि जो आप सबसे लीस्ट चॉइस पे रखें वही सिर्फ आपके लिए ऑप्शन बने। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें CGPA बेहतर होनी चाहिए ताकि आप अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकें। सर अब हमें बताएं कि अगर हम एंटोमोलॉजी रख लेते हैं, हमारी चॉइस में एंटोमोलॉजी मेजर आ जाता है, तो यहाँ पे अगर बच्चा कोई आता है सर, उसे क्या क्या सीखने का मौका मिलता है और उससे क्या एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं सर यहाँ पे? जहाँ तक एंटोमोलॉजी की बात है तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छी फ़ैकल्टी है, सारी PhD फ़ैकल्टी है और उसमें मोर देन 50% जो है वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड है। और हम ओवरऑल अगर कंपैरिजन करते हैं तो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिवली मतलब अच्छी है। और हमारे जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसकी ग्रेडिंग के अंदर भी हमें जो है वो बेहतर रैंक मिला है दूसरों से। तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, बात यही है कि टीचर को चाहिए कि वो अपनी मेहनत करें। हम कोशिश करते हैं, हमारे एंटोमोलॉजी की ये रिप्यूट है कि बच्चों की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हों, उनको टाइम दिया जाए। जब भी बच्चे आएँ को बात पूछना चाहें तो उनको टाइम दिया जाए, और उनको क्लासेस के अंदर भी जो है वो इंटरेक्शंस के लिए मतलब मौके फ़राहम किए जाएँ। और वक्तन फ़क्तन जो भी बच्चों की नीड होती हैं या मसाइल होते हैं हम उनको एड्रेस भी करते हैं, फील्ड विज़िट भी करवाते हैं, और लेबॉर्ट्री के अंदर वर्क भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी बैचलर लेवल पे भी ऑफ़र की जाती हैं अगर कोई करना चाहता है। तो ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट है डिपार्टमेंट के अंदर, एंटोमोलॉजी के अंदर। और यही वजह है कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो उनकी रिप्यूट भी अच्छी है और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भी इसी डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ऐसे ही है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। सर अब हमें बताएं कि अगर बच्चा एंटोमोलॉजी की डिग्री कर लेता है एक स्टूडेंट, तो उसे फिर आगे क्या फ्यूचर में उसकी है कि स्कोप क्या है एंटोमोलॉजी का फ्यूचर में, और किस तरह की वो बिज़नेस कर सकता है फ्यूचर में जाके?
ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है समा, और इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि एंटोमोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका शायद दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ इसकी अहमियत ना हो। कि मसलन एग्रीकल्चर में अगर फार्मर को भी आप जाकर आज पूछते हैं तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेस्ट का कहता है, और पेस्ट में भी पार्टिकुलरली फिर वो जो कहता है कि जी वो इंसेक्ट का इशू है, क्योंकि इंसेक्ट वो हैं जो इजीली मोबाइल हैं, जो रन अवे कर जाते हैं जब आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इनको कंट्रोल करना बाकी पेस्ट जिस तरह मतलब फंगल डिजीज़ हैं या वायरसेस हैं या इसके साथ वीड्स हैं, तो ये भी पेस्ट हैं, तो उनको कंट्रोल करना आसान है कि वो इमोबाइल हैं। लेकिन इंसेक्ट क्योंकि मोबाइल होते हैं इसलिए इनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। फिर इसके साथ ये डिज़ीज़ कैरियर हैं क्रॉप्स के अंदर, बहुत सारी डिजीज़ इन्हीं की वजह से फैलती हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडस्ट्री लिंकेज का जो शोबा है, जिसमें हनी प्रोडक्शन है, जिसमें रेशम के कीड़े पालना है, जिसमें लैग कल्टीवेशन है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब अगर हनी को सिर्फ आप देख लें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम हनी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और बेस्ट हनी क्वालिटी प्रोड्यूस करके अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें तो हम ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये बिज़नेसेस कर रहे हैं, मतलब जो शहद की मक्खियाँ पालने का और शहद प्रोडक्शन का बिज़नेस पाकिस्तान में पिछले 10-20 साल में बड़ा अच्छा ग्रो हुआ है और इस बढ़ रहा है आए दिन के साथ। और इसकी नीड भी है कि ज़ाहिर है अगर आप लोगों को अच्छी फूड की तरफ, अच्छी न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये जो सप्लीमेंटल मटेरियल्स हैं इनकी ज़रूरत है। तो ये आपके लिए यानी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बच्चा जाए वो अपने डिग्री करे और अपना बिज़नेस जो है वो हनी का स्टार्ट करे, अपने हनी के छत्ते बनाए। और ये लोग जो कर रहे हैं वो बड़ा मतलब अच्छा ज़रिए मुबादला कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेडिकल एंटोमोलॉजी एक पूरा फुल फ्लेज फील्ड है, और मेडिकल एंटोमोलॉजी में अगर देखें तो सिर्फ आप एक पेस्ट को ही मतलब ले लें तो वो दुनिया की पूरी इकानमी को जो है ना वो थ्रेट दे देता है। मुझसे अगर डेंगू को देख लें, आप मलेरिया को देख लें, आप बाकी डिजीज़ को देख लें जितनी भी मॉस्किटोज़ फैलाते हैं या जो हाउस फ्लाइज फैलाती हैं या और जितने भी हमारे हाउस होल्ड इंसेक्ट हैं, इस तरह स्टोर्ड ग्रेन में देख लें आप कितना मतलब लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो एनुअली एक एक फ्लोर मिल को या वेयर हाउस को हो जाता है जो ग्रेन स्टोरेज करते हैं। तो ये भी अपनी जगह एक फील्ड है। इसी तरह अगर हम पोलिनेशन बायोलॉजी को ले लें तो पोलिनेशन के बगैर बहुत सारे आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे हैं कि जिनको आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते अगर आपके पास पोलिनेटर्स ना हो, सिर्फ इंसेक्ट ही वो पोलिनेशन कर सकते हैं। तो इसलिए पोलिनेशन बायोलॉजी पे पूरा फुल फ्लेज फील्ड है, मेडिकल एंटोमोलॉजी एक पूरा फुल फ्लेज फील्ड है। इस तरह जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या फूड प्रोडक्शन है वो एक पूरा फुल फ्लेज फील्ड है। इससे आगे बढ़कर जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब देखें कि वो एक पूरा आपके पास एक कंट्रोल मेजर है सस्टेनेबल। अगर आप एग्रो फार्मिंग करना चाहते हैं तो बायोलॉजिकल कंट्रोल उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उसमें मतलब है प्रेडेटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसका बिज़नेस भी किया जा सकता है, मतलब फार्मर्स को आप बेच भी सकते हैं, और बाहर की दुनिया में ऐसा होता भी है। पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत भी है कि ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप की जाए कि जिसमें आप फार्मर को बजाय जहरीली दवाई बेचने के वहाँ पर एक एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो जाकर उनको दोस्त कीड़े बेचे और उनके फार्म पे रिलीज़ करे कि जी आप इसके ज़रिए कंट्रोल करें। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट फील्ड है, रिसर्च के हवाले से भी और बिज़नेस के हवाले से भी, और दुनिया में इसमें बड़ा बिज़नेस हो रहा है। इससे आगे बढ़कर जो एक है वो है कि इंसेक्ट एज ए न्यूट्रिशन के तौर पर, जो ह्यूमन की डाइट के तौर पे भी, और अगर डायरेक्ट डाइट ह्यूमन के तौर पर ना भी लें, जिस तरह हमारे रिलीजन में कुछ हाइंड्रेंसेस हैं या कुछ मतलब है हदूद हैं तय हैं कि आप मतलब वो चीज़ें नहीं खा सकते, तो उसमें इनडायरेक्टली मतलब जो एनिमल्स जिनका आप गोश्त खाते हैं, जिस तरह चिकन है, पोल्ट्री है, तो पोल्ट्री डाइट के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंसेक्ट को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है एज ए प्रोटीन सोर्स, एंड दैट इज़ द रिच प्रोटीन सोर्स एंड दैट इज़ द चीपेस्ट वन एंड ईजीली प्रोड्यूसेबल। ठीक है, फिर वो वेस्ट मटेरियल पे आप इंसेक्ट, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है जिनको आप जस्ट वेस्ट के ऊपर रेयर कर सकते हैं, आपका कोई ख़र्चा नहीं है। ठीक है, और आप उसकी यानी कि वेस्ट से अच्छी प्रोटीन प्रोड्यूस करके एनिमल को फीड करके और आप उस एनिमल से आगे प्रोटीन्स और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले रहे हैं।
तो ये इस पे बड़ा मतलब फोकस है इस वक्त। मतलब ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है वो इंटरनेशनली इतनी वेल रिकग्नाइज्ड ये इंसेक्ट है कि इसे पूरी दुनिया में रेयर किया जाता है कमर्शलाइज, और इसको इंडस्ट्री को बेचा जाता है और इंडस्ट्री इसको ख़रीदती है और वो इसको 10% तकरीबन इसका एज ए प्रोटीन सोर्स इसको इनकॉर्पोरेट करती है पोल्ट्री डाइट के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम देखते हैं देहातों के अंदर हमारे मुर्गियाँ पाली होती हैं, तो वो जब उनको खोलते हैं वो चली जाती हैं साथ वाले खेत में या किचन का वेस्ट जहाँ पे जाता है, तो वो वहाँ पे मतलब इंसेक्ट खा रही होती हैं और उससे अपनी डाइट पूरी कर रही होती हैं। तो इसमें मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और फ्यूचर में ट्रेंड भी है। और इसमें साइंटिस्ट का मौका भी यही है कि जी बजाय हम लंबी एक फूड चेन प्रोड्यूस करने के, मुझे याद है कि नॉर्वे में एक कीनोट स्पीकर थी नॉर्वे से स्वीडन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसकी टॉक का टाइटल था कि हाउ मैनी थाउजेंड बटरफ्लाइज यू नीड टू प्रोड्यूस वन बर्गर, एंड दैट वाज रियली सम टाइप ऑफ कैची टाइटल ऑफ देयर प्रेजेंटेशन। तो उसमें उसने प्रेजेंट ये किया कि जी आप एक जो बर्गर मार्केट से जाकर खाते हैं जिसके अंदर एक कबाब लगा हुआ है बीफ का, तो बेसिकली उस बीफ के कबाब के पीछे हज़ारों तितलियों की मेहनत है कि जो पोलिनेशन में हेल्प करती हैं और जिससे आप फॉडर का सीड प्रोड्यूस करते हैं, फिर उससे आप फॉडर उगाते हैं, फिर आप एनिमल को फीड करते हैं, एनिमल को रेयर करते हैं और उसके बाद फिर उस एनिमल से वो बर्गर हासिल करते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम उन्हीं तितलियों से, क्योंकि हमें तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन रिच सोर्स जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उस हवाले से क्यों ना इंसेक्ट को ही एज ए जो है उन्हीं से बर्गर बना लिया जाए, उसी के लार्वी को हम यूज़ कर लिया जाए। तो मतलब दुनिया इस लेवल पे सोच रही है कि हम इंसेक्ट को एज ए ह्यूमन न्यूट्रिशन के तौर पर, एनिमल न्यूट्रिशन के, एनिमल फीड के तौर पर इसको अडॉप्ट करें और लंबी फूड चेन जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़्यादा होता है उसकी बजाय शॉर्ट फूड चेन पे चले जाएं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ। एंटोमोलॉजी का फील्ड की जो वैल्यू वो पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा है और हर जगह है। मतलब आप किसी बर-ए-आज़म में चले जाएँ, किसी मुल्क में चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको मतलब वो ह्यूमन डिजीज़ वेक्टर के हवाले से हो, एनिमल डिजीज़ वेक्टर के हवाले से इंसेक्ट हों, प्लांट डिजीज़ वेक्टर के हवाले से हों, या इसके साथ साथ जो बाकी मतलब है बायोलॉजिकल कंट्रोल, पोलिनेटिंग एजेंट और ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है इस हवाले से। स्कोप के हवाले से मतलब देखा जाए नेशनली भी और इंटरनेशनली भी इसके स्कोप में मतलब है कोई कमी नहीं है। गर्ल्स का कि एंटोमोलॉजी में गर्ल्स अगर कोई आ जाती हैं तो उनका आगे क्या जॉब्स, वो कौन कौन सी जॉब्स कर सकती हैं, उनका क्या स्कोप है, उस हवाले से सर बता दें थोड़ा सा। अच्छा, इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब आप किसी सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो फिर उसमें आप ये ना देखें कि जेंडर मेल है या फीमेल है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं और वो आपका प्रोफेशन है और आपकी इक्वली वेल आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, इक्वली वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इसमें अगर कोई फ़ीमेल एंटोमोलॉजी में आ जाए या किसी भी सब्जेक्ट में चली जाए तो उसमें कोई आर नहीं है। जिन्होंने काम करना है तो वो फीमेल इंजीनियर्स भी हैं, फीमेल पायलट्स भी हैं, वो आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, वो पुलिस ऑफिसर भी हैं, और मतलब सारे काम वो अगर कर रही हैं तो एंटोमोलॉजिस्ट होने के तौर पर मतलब है बच्चियां जो हैं वो अपना वेल परफॉर्म कर सकती हैं ड्यूटीज़ को। अलबत्ता इसमें एक जो इशू आता है कि थोड़ा सेल वाला जो डिपार्टमेंट है, जो पेस्टिसाइड मार्केटिंग है, उसमें ख़वातीन के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा मेल कम्युनिटी से इंटरेक्शन करना पड़ता है और वहाँ मसाइल और तरह के हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, हमारी प्रोफेशनलिज्म की वो लेवल नहीं है, मतलब उसको रिकग्निशन नहीं मिलती उस तरह कम्युनिटी के अंदर, तो इसलिए फ़ीमेल को थोड़ा सा उसमें इशू आता है। अदरवाइज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है, मसलन अगर आप हनी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप सिल्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप कोई और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, पोलिनेटर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप फार्म मैनेजर के तौर पर काम करना चाहती है ख़वातीन, तो कोई इशू नहीं है। मतलब देहातों के अंदर आपको ऐसी ख़वातीन मिल जाएंगी कि जो पूरी घर की सरबराह हैं और वो ख़ुद ट्रैक्टर चलाती हैं, ख़ुद मतलब मोटरसाइकिल चलाती हैं, ख़ुद अपने पानी लगाती हैं। अगर वो फार्म चला सकती हैं तो यहाँ पे तो पढ़ी लिखी खातून ने या पढ़ी लिखी जो बच्ची है उसने जाकर सिर्फ फार्म के ऊपर मैनेजमेंट करनी है, ना कि उसने हाथ से काम खुद करना है। करें भी तो कोई आर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आप अगर फार्म मैनेजर हैं तो आपने लोगों से काम लेना है, और उसमें मैं कहता हूँ ख़वातीन ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करती हैं
और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको दे सकती हैं। ख़वातीन के अंदर ये भी देखा गया है कि वो डॉज थोड़ा कम करती हैं और उनको वो ड्यूटीफुल ज़्यादा हैं, इग्नोरेंट कम है एज़ कम्पेयर टू जो मैन है। मैन का थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर थोड़ी सी मुश्किल हालात के अंदर सर्वाइव करने की या हार्डशिप वाले कामों में ज़्यादा सलाहियत रखी है जो ख़वातीन नहीं कर सकती हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ जो बच्ची किसी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में जब आ गई है तो वो अपना माइंड मेकअप कर ले कि अगर उसे फील्ड की जॉब मिलती है, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है तो फिर भी उसे फील्ड में जाना ही जाना ना। उसमें यह है कि उसे चले गवर्नमेंट कन्वेंस मिल जाती है या अपनी कन्वेंस परचेज करके वो अपना ड्राइवर रख लेती है। तो ये तो मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन आप खुद भी ड्राइव कर सकती हैं, ख़वातीन करती हैं और कोई इशू नहीं है इसमें। कोई मैं समझता हूँ फ़र्क नहीं होना चाहिए। लड़कियों को अपने आप को प्रोफेशनल समझना चाहिए, वो बजाय अपने आप को ये समझें कि जी हम तो लड़कियां हैं और हम ये काम नहीं कर सकते। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी सर। मुझे भी अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो मेरे आज इल्म में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है सर।